नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे एक शानदार सेशन की, जिसमें मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं। यहाँ पर मूल अधिकार के बारे में हम बात करेंगे। मूल अधिकार से संबंधित चीज़ें हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। और आज ये सेकंड क्लास है। मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ, यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मूल अधिकार जो हम पढ़ रहे थे कि संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक है। भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकारों का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में किया गया था जून 1215 में, जिसमें ब्रिटेन के राजा सर जॉन के द्वारा एक लिखित दस्तावेज पेश किया गया, जिसे मूल अधिकारों का पहला वैधानिक या पहला लिखित दस्तावेज माना गया। दूसरा दस्तावेज 1689 में पेश किया गया ब्रिटेन में ही, जिसे बिल ऑफ राइट के नाम से जाना गया। रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। बात आती है कि भारत में जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से प्रेरित हैं, तो वो यूएसए से प्रेरित हैं। यूएसए का संविधान 1787 में बना, 1789 में लागू हुआ और 1791 में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान में शामिल किए गए। भारतीय संविधान के बारे में हमने पढ़ लिया कि मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जिसे हम अनुच्छेद 19(1)(f) 31 समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। और इसमें एक नया भाग 300 का भाग 12 में जोड़ दिया गया। आगे बात करेंगे सर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 6 मूल अधिकारों की। समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का है, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। भारत सरकार, राज्य संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय निकाय, अन्य निकाय, इन सब से मिलकर राज्य को परिभाषित किया गया था। रिवीजन करा रहा हूं अभी बच्चे। अनुच्छेद 13, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अनुच्छेद 13 को सहज प्रहरी या सजग प्रहरी कहा गया है। मूल अधिकारों का गारंटर कहा गया है। अनुच्छेद 14 भी हमने पढ़ा था कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 पढ़ा था कि विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। ये समानता जो है ये हमने ब्रिटेन से लिए, समान संरक्षण हमने अमेरिका से लिया है। अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी लोग कानून की नज़रों में समान हैं, चाहे वो भारतीय हैं चाहे वो विदेशी हैं। लेकिन अनुच्छेद 361, 105, 194 ये विवाद हैं या अपवाद है अनुच्छेद 14 के। कैसे? क्योंकि अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नज़रों में सब समान हैं, लेकिन अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने पद पर हैं उन्हें विशेष अधिकार मिलते रहेंगे। अनुच्छेद 105 कहता है कि जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, सेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 194 कहता है कि सर एमएलए और एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य होंगे, इन्हें क्या होगा, 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं बेहतरीन तरीके से। अब हम बात करते हैं कि भैया यहाँ तक जब हमने पढ़ लिया, अब आप मुझे ये बताइए कि सर अनुच्छेद 14 नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा गया, मिनर्वा मिल्स वर्सेस संघ सरकार 1980 में। 15 में हमने पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति के उसके जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने कल तक पढ़ ली थी। अब आज हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। 15 खंड 1 मान लीजिए आप, ठीक है। 15 खंड 3 की तरफ चलते हैं, 15 खंड 2 की तरफ चलते हैं। देखिए 15 खंड 2 कहता है कि उपरोक्त आधार पर तालाब, दुकान, होटलों, सार्वजनिक पार्क में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 15 खंड 3 देखिए 15(2) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर ना तो होटलों में, ना पार्कों में, न ऐसी स्थानों पर जहां पर सभी आ जा सकते हैं, रोका नहीं जाएगा। 40 दिन में क्या होता है
भैया 40 दिन का मतलब यहाँ पर सत्र है। जैसे सेशन चलते हैं ना, मैंने कल भी शायद ये बताया भी था आपको कि बजट सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र एक वर्ष में 3 सेशन होते हैं, एक बजट मॉनसून, एक बजट, एक मॉनसून और एक शीतकालीन। ठीक है, तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद या विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। चलिए, अगर करना भी पड़े, कोई इमरजेंसी आए भी, तो लोकसभा में स्पीकर से, राज्यसभा में सभापति से, विधानसभा में अध्यक्ष से और विधान परिषद में सभापति से पूछकर गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है जी, मैंने बताया था। अब यहाँ पर बात आ गई अनुच्छेद 15 खंड 2। अनुच्छेद 15 खंड 2 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त आधार का मतलब था, उपरोक्त आधार का मतलब है जाति, कास्ट, लिंग, धर्म, जन्म, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वैसे ही लिखा है, आधार पर तालाबों, दुकानों, होटलों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ठीक है। अच्छा, 15 खंड 3 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलिए, लिखा है राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन करे। क्या करे, स्पेशल प्रोविजन करे। और ये प्रोविजन आप कह सकते हैं महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, इसी अधिनियम के तहत बनाया गया। देखिए, यहाँ पर अगर 2-3 चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा, 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, हमने पढ़ा है कि सर 15 खंड 1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है, उन्हें उसकी जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भेदभाव कैसे होगा, जैसे 15 खंड 2 कहता है कि किसी भी नागरिक को उसके जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर होटलों, दुकानों, पार्कों में जाने से नहीं रोका जाएगा। 15 खंड 3 कहता है कि राज्य को ये विशेष अधिकार मिला हुआ है कि वह राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। और महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए 2005 में एक अधिनियम बनाया गया, जिसे नाम दे दिया गया महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। क्या नाम दे दिया, तो 2005 ये नाम यहां पर दे दिया गया। आगे हम बात करते हैं तो 15 खंड 6 के बारे में बात करेंगे कि सर 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा 2 आर्टिकल जोड़े गए, 15 खंड 6 और 16 खंड 6। 16 खंड 6 और 15 खंड 6 दोनों ही एक जैसे हैं, बस अंतर क्या है कि 15 खंड 6 कहता है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण मिलेगा। ठीक है, उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनमें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। जबकि 16 खंड 6 कहता है कि सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस वालों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिखिए, फटाफट से लिखिए। ठीक है जी, यहां पर हम लोग इसको लिख रहे हैं कि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 क्या कहता है, ये कहता है कि सर 15 खंड 6 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया है। यह आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए है, ठीक है, जिन्हें शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अंजलि, कल जितना हमने पढ़ा था वो मैंने आपको रिवीजन कराया, आज मैं यहां से करा रहा हूं, और लिखने का टाइम दे रहा हूं। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। चलिए, यहां पर जल्दी से आप लोग इसको लिखिए, जल्दी से लिखिएगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करूं कि सर 15 खंड 1 में लिखा है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं 15 खंड 2 कहता है कि किसी भी नागरिक को उपरोक्त आधार पर, उपरोक्त मतलब जन्म, वंश, लिंग के आधार पर तालाबों, होटलों, दुकानों में जाने से नहीं रोका जाएगा। 15 खंड 3 कहता है कि राज्य को यह अधिकार है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है।
इसीलिए महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया। अनुच्छेद 15 खंड 6 क्या कहता है? 15 खंड 6 क्या कहता है? बेनीवाल जी, अगर आपको लगे कि नोट जो चीजें थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रही हैं वो आप लोग लिख लीजिए। साइड हो जाऊं? लीजिए साइड हूं। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 15 खंड 6 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया है। ये आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया। लोगों को 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया है। चलिए यहां तक आप लिख लेंगे, दिया गया है। बताइए कोई आपत्ति यहाँ पर, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो प्लीज जरूर बताइए। आगे हम बात करते हैं, लिख लिया होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइएगा कि सर अनुच्छेद 16 में क्या लिखा है? आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी, लोक नियोजन की समानता, सरकारी नौकरियों में बराबरी का अधिकार, सरकारी नौकरियों में बराबरी का अधिकार, सरकारी नौकरियों में समानता। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर सरकारी नौकरियों में समानता। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि चाहे आप कोई भी हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, दलित हैं, जर्नल हैं, ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, सब अनुच्छेद 16 में सब बराबर हैं। सभी को सरकारी नौकरियों में बराबरी का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि सभी को बराबरी का अधिकार दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में। लेकिन वही अनुच्छेद 16 खंड 4 आर्टिकल 16 क्लोज 4 ये अनुच्छेद 16 1 का 2 का उल्लंघन करता है। क्या कहता है जी? ये कहता है कि अनुच्छेद 16 खंड 4 के तहत राज्य को यह अधिकार है कि राज्य जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में कम है उन्हें आरक्षण दे सकता है। यानी कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में की गई है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 16 खंड 4। ठीक है, आप यहां पर लिखेंगे सर इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें लिखा है 16 खंड 4 कहता है कि राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। ठीक है, वहीं 16 खंड 6 क्या कहता है? ये कहता है कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जोड़ा गया है। ईडब्ल्यूएस के 10% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। देखिए ये मैंने बताया था 15 खंड 6 और 16 खंड 6 दोनों ही 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़े गए थे। 15 खंड 6 में सरकारी स्कूलों में, शैक्षणिक संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रवेश हेतु 10% का आरक्षण मिलेगा ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, 10% का आरक्षण प्रवेश हेतु, आप कहेंगे सर प्रवेश हेतु शैक्षिक संस्थानों में दिया गया है। जबकि यहां पर 16 खंड 6 कहता है कि इसे भी 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया। ईडब्ल्यूएस के 10% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट यहां पर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955। अब अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955 क्या है कि भैया किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत नहीं की जाएगी। देखिए आप सब जानते हैं अनुच्छेद 16 खंड 4 मैं बात बता देता हूं, राज्य को यह अधिकार है कि जिनका प्रतिनिधित्व, जिनका रिप्रेजेंटेशन या ऐसे जातियों के लोग जिनका सरकारी नौकरियों में कमी है उन जातियों को राज्य आरक्षण दे सकता है। ठीक है, जैसे SC ST को आरक्षण है, OBC को आरक्षण है। ठीक है, जर्नल को आरक्षण नहीं मिला हुआ है, OBC वालों को आरक्षण मिला हुआ है, SC ST को आरक्षण मिला हुआ है और EWS को भी आरक्षण
अनुच्छेद 16 खंड 6 में दे दिया। अब ईडब्ल्यूएस किस कैटेगरी में आते हैं? तो ईडब्ल्यूएस जो सामान्य जाति के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है। अब 17 कहता है कि छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत क्या कहता है? अस्पृश्यता का मतलब है, आपने देखा होगा, आप सब जानते होंगे, क्या होता है कि जब घर में कोई काम करने आता है, आप सभी जानते होंगे, सुबह सुबह जैसे हम सब गांव से हैं, गांव में आपके घर में आंटी आती होंगी, वो गाय भैंस का जो गोबर वगैरह डालने जाती हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं कि उनके खाने के बर्तन अलग दे देते हैं, उन्हें पानी पीने के बर्तन अलग दे देते हैं, उन्हें हमारी चारपाई पर नहीं बैठने देते, उन्हें हम अपने घर के नल भी नहीं चलाने देते। ठीक है, उनके लिए अलग से कुर्सी होती है या उन्हें नीचे अलग से बैठाया जाता है। क्या किया जाता है? अलग से बैठाया जाता है। तो वो दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 35 के तहत संसद को यह अधिकार है कि यदि कोई अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करता है तो संसद अनुच्छेद 35 के तहत उसके लिए दंड का व्यवस्था कर सकती है, दंड दे सकती है। अनुच्छेद 14 समझा दो। अनुच्छेद 14 में लिखा है सब कानून की नजरों में समान है, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। सर 15(6) और 16(6) में क्या अंतर है? बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। 16 खंड 6 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 15 खंड 6 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 15 खंड 6 में 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए है। 16 खंड 6 में भी 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए है। अब तक बराबर था, सेम था, अब चेंज होगा। 16 खंड 6 सरकारी नौकरियों में आरक्षण देता है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देता है। और ये भैया शैक्षणिक संस्थानों में, कॉलेजों में, स्कूलों में आरक्षण देता है एडमिशन के लिए। अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां पर जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उन्हें 10% का आरक्षण मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। चलिए, तो यहां पर आप लोग इसको समझ ही गए होंगे। अभी समझ में आया 15 खंड 6 16 खंड 6 समझ में आया। आगे बात करते हैं। अब यहां पर बात करते हैं अस्पृश्यता का अंत, द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। भारत का अपराध, ये अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955, लेकिन 1976 में इसमें संशोधन कर दिया। किसमें? इस अधिनियम में संशोधन कर दिया। और जो अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम था, इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया। क्या कर दिया? अधिनियम 1955। अच्छा, यहां लिखा हुआ था क्या? चलिए, यहां पर मैंने वहीं लिख दिया 1955, मैंने वहीं लिख दिया 1955। ठीक है जी। आप कहेंगे सर, यहां आप लोग कह सकते हैं कि सर जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 था, इसे 1976 में नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। अधिनियम तो 1955 ही रहेगा, नाम बदला गया 1976 में। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, या आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ सिविल राइट्स, प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ सिविल राइट्स 1955 या सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। चलिए, इसको आप लोग लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। हालांकि कल ये पूरी पीडीएफ डलनी थी, लेकिन हमारे महोदय ने डाली नहीं, उन्होंने कट कर दी पीडीएफ। आज पूरी ही पीडीएफ में दे दूंगा, पूरी ही पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। समझ गए? आई होप सारी चीजों को आपने समझ ही लिया होगा। यहां तक सारी चीजों को समझ गए होंगे आप लोग। आगे हम बात करते हैं। प्लीज बताएं ओके करके कि आपने लिखा या नहीं लिखा। थोड़ा सा स्पीड प्लीज बढ़ा लीजिए, एक तो बड़ा चैप्टर है और हमें थोड़ा सा जल्दी ही करना पड़ेगा। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पर हम बात करते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल। यदि भारत में कोई भी व्यक्ति है वो उपाधियां धारण नहीं करेगा। उपाधियों का मतलब जैसे केसर है हिंद, राजा, महाराजा, इस प्रकार की अब कोई भी उपाधियां धारण नहीं की जाएंगी। ये अनुच्छेद 18 रोक लगाता है। अब आप कहोगे सर भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ठीक है, ये सब उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है।
ये पुरस्कार हैं, ये सम्मान है। अब बात आती है कि सर बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। डॉक्टर भैया उनकी डिग्रियां हैं, उनकी पढ़ाई है, उन्होंने पढ़ा है, वो डिग्रियां हो गई तो वो डॉक्टर लगाते हैं। हाँ, अगर कोई लगा ले भाई राजा अजीत सिंह, तो मेरे नाम के आगे राजा नहीं लगेगा, क्योंकि राजा उपाधि होती है, राजा उपाधि होती है। ठीक है जी। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सभी समान होंगे, लेकिन 16 खंड 4 कहता है कि सभी समान नहीं होंगे, आरक्षण दिया जाएगा SC ST OBC को। चलिए, सर मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ और 6 घंटे लगातार लीड लगा के रखना पड़ता है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है विशाल। मैं आपको एक सजेशन दूं एक छोटे भाई के नाते, मैं ये कहूँगा जो लीड लगाते हैं ना, वो जो इसको ईयरफोन बोलते हैं शायद, ईयरफोन, तो वो ईयरफोन हटा दो, अभी से हटा दो। वो कानों की ना जो लिसनिंग पावर है उसे कम करता है। आप हेडफोन ले आओ, हेडफोन जो लगाते हैं ना, बड़े बड़े हेडफोन होते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि लीड अंदर कानों में जाती है, डायरेक्ट पर्दे पर, कान के पर्दे पर असर करती है। जो हेडफोन होता है वो यहां रुक जाता है, वो यहां से आवाज भेजता है। तो जो हेडफोन है ना, वो ही आप यूज करिए। ये मेरी सलाह आप आज से ही मान लीजिए, आज से ही मान लीजिए, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं एक बड़े भाई के नाम, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई बहुत महंगे महंगे मंगा लो या बहुत महंगे से ले लो। आप जो है ना हेडफोन जो कैपेबल हैं, अब भाई जो मजबूरी है तो नहीं ले सकते तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो कैपेबल हैं वो अपने हेडफोन यूज करें, क्योंकि आने वाले टाइम में मेडिकल प्रॉब्लम होने वाली है। मैक्सिमम बच्चों को मेडिकल प्रॉब्लम कानों से होगी, क्योंकि ईयरफोन हम जब 6-6 7-7 घंटे लगाकर रखेंगे, ठीक है, तो वो जो है दिक्कत करेगा, वो आवाज सुनने में दिक्कत कर देगा, वो आवाज में दिक्कत कर देगा। प्लीज, तो आप लोग भैया सभी समझदार हैं वैसे तो। तो मैं नहीं कहता कि भाई बहुत महंगे लेके आने हैं, JBL के लाने हैं या बहुत महंगे बोट के लाने हैं। जो भी आपके बजट में हो, 700-800 रुपए में, 1000 रुपए में, जो भी आपके उसमें आओ वो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल रणविजय, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, हेडफोन जरूरी है। चलिए, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है जी। ईयरबड्स हुए, ईयरबड्स हुई, लीड हुई, जो कान के अंदर लगते हैं, जो कान के अंदर लगाए जा रहे हैं वो नुकसानदायक हैं। जो कान के बाहर लगता है ना, जो हेडफोन जिसे आई थिंक बोलते हैं, वो आप यूज कर लीजिए, बस वो आप यूज कर लीजिए। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ना है कि सर ये हमने पढ़ लिया, इसी का ना, इसी के नीचे एक आर्टिकल और लिखना, यहाँ पर आर्टिकल, आर्टिकल 18 खंड 2, ये तो 18 खंड 1 है, इसमें लिखा है कि भारतीयों द्वारा, भारतीयों द्वारा, भारतीयों द्वारा किसी विदेशी से, किसी विदेश या विदेशी, विदेशी से उपाधि ग्रहण नहीं की जाएगी, उपाधि ग्रहण नहीं की जाएगी, ग्रहण नहीं की जाएगी। कि मतलब कोई भी विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं करे की जाएगी। कोई भारत का नागरिक है तो भारतीय किसी अन्य देश से कोई उपाधि नहीं लेंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है जी, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक कितने अधिकार मिले हुए हैं आप बताइए जरा मुझे। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक कितने अधिकार मिले हैं, जल्दी से बताइए, चलिए बता दीजिए, बता दीजिए जल्दी जल्दी से। नीतू रानी, देखते हैं सर घर के भूल, मेरी बहन अगर वो ना माने ना, तो ये मेरी क्लिप दिखा देना उनको कि कितना नुकसान होने वाला है आने वाले टाइम में। आप मेडिकल कराने जाओगे, मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर की सच्चाई बता रहा हूँ, कड़वी सच्चाई। ये हमारे कुछ रिसर्च हुई है जिसमें डॉक्टरों ने कहा है कि 70%, 70% बहुत बड़ा रेशियो है, कि जो विद्यार्थी 70% उनकी लिसनिंग पावर जो कम हो रही है, वो
वो किसके कारण हो रही है? जो ईयरबड्स हम लगाते हैं, जो हम लीड लगाते हैं और तेज आवाज में सुनते हैं, उसके वजह से। ठीक है, हेडफोन कान के बाहर रहता है, वो दिक्कत नहीं करता। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने यहां तक? चलिए, उम्मीद है आप लोग समझेंगे, आप लोग समझेंगे। यहां तक हमने पढ़ लिया होगा। अब बात कर रहे हैं सर स्वतंत्रता का अधिकार। हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। जब हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये आप मुझे बताइएगा। देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार में मैंने आप लोगों से पूछे थे कितने, कोई 4 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है। मैं बता देता हूं, स्वतंत्रता के अधिकार की अगर मैं इसमें बात करूं तो आप कहेंगे सर 19 है, 20 है, 21 है, 21A है, 21A है, ठीक है, 21A और 22 है। तो 1 2 3 4 5 टोटल कितने अधिकार हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे जी? 5 हो जाएंगे। तो 4 कैसे हो गए जी? 4 कैसे हो गए? 19, 20, 21, 21A और 22 हो गए। अब यहां पर बात आती है सर 19(1)A। यहां पर बात आती है जी 19(1)A। 19(1)A में क्या लिखा है? इसमें लिखा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको अपनी बातों को व्यक्त करने का अधिकार है, आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, आप किसी को अपनी भावनाओं के द्वारा कुछ भी कह सकते हैं। मान लीजिए संवैधानिक दायरे में आपने देखा नहीं, आए दिन प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को गाली मिलती है, मुख्यमंत्रियों को गाली मिलती है, बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हैं, न्यूज एंकर कुछ भी बोल जाता है, कुछ भी आज की डेट में कुछ भी बोल रहे हैं सब। तो ये जो अधिकार है ना बोलने का, ये कहां से मिला है? ये अधिकार कहां से मिला है? ये अनुच्छेद 19(1)A से मिला है। कहां से? 19(1)A से मिला है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे 19(1)A से। तो आप कहेंगे सर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार। अब भावनाओं को समझें, जैसे कि कोई है, कोई लड़की बहुत सुंदर है। अब आपको लग रहा है बहुत सुंदर है, आपने कहा कि मैडम आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं, सुंदर दिख रही हैं। ठीक है, संवैधानिक दायरा है। लेकिन अगर लड़की को लगा कि आपने गलत इंटेंशन से बोला है, तो आपको चप्पल पड़ना निश्चित है, आपकी कुटाई होना निश्चित है। फिर आप कहोगे सर आपने तो कहा था अभी भावनाओं को व्यक्त करें। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं संवैधानिक दायरे में, और संवैधानिक दायरा तब तक है जब तक सामने वाले की भावनाएं आहत नहीं होती, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। ठीक है, वो संवैधानिक दायरा है। ठीक, चलिए अब बात आ जाती है अनुच्छेद 19(1)A। 19(1)A में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? 19(1)A में जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता हो गई। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या दिया है? प्रेस की स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय ध्वज, फ्लाई टू नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज फहराना, फ्लाई टू नेशनल फ्लैग, कि भैया राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। आप कहेंगे सर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, जानने का अधिकार है, राइट टू नो। अब आप कहेंगे सर आरटीआई को भी इसमें शामिल कर दिया क्या? आरटीआई भी इसमें शामिल होने की डिमांड चल रही है, लेकिन अभी शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, जानने का अधिकार, राइट टू नो, कि भाई आपके गांव के प्रधान ने कितना रुपया आपकी सड़क में लगाया है, कितना रुपया आपकी कॉलोनीज में लगाया है, कितना रुपया नालियों में लगाया है, कितने नल लगाए हैं, ये सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं आरटीआई डालकर। लेकिन यहां पर क्या जानने का अधिकार है। जैसे अभी आपने देखा होगा, कल एक बहुत बड़ा बयान वायरल हो रहा था, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लूंगा। मैं जब न्यूज में देख रहा था तो वहां पर किसी बड़ी पार्टी के नेता ने पूछा था कि ये भी तो बताना चाहिए भारत के कितने फाइटर प्लेन को नुकसान हुआ है, बताइए, भारत में रहकर। और वो ये कहते हैं कि भाई भारतीय सेना को ये बताना चाहिए कि भारतीय सेना का कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है, उन्होंने सीधा पूछा कि भारत का कितना नुकसान हुआ, कितने फाइटर प्लेन मारे गए, कितने फाइटर प्लेन गिरा दिए गए। हमारी आर्मी पर ही शक कर रहे हैं वो। तो ये जो बोलने का अधिकार उन्हें मिला है ना, वो अनुच्छेद 19 से मिला है। भारत में रहकर भारत के खिलाफ ही बात कर रहे हैं, है ना। तो और आपने वो देखा कौन थी वो, ज्योति मल्होत्रा है, क्या नाम है उसका, वो जो जासूसी के आरोप जिस पर लगे हैं। चलिए, तो शांत रहने का अधिकार, राइट टू बी क्वाइट, इसका मतलब है शांत रहने का अधिकार। शांत रहने का अधिकार क्या है? शांत रहने का अधिकार है कि भाई मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा,
मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, मैं तो नहीं बोलूंगा। कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ लोग हैं जो कहते हैं भारत का खाएंगे, भारत में रहेंगे, भारत का पिएंगे, भारत में सोएंगे, सब कुछ भारत में करेंगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। उन्हें ये अधिकार कहां से मिला है? ये जो वो बकवास करते हैं ना कि हमें तो अधिकार हमारे संविधान से मिला। हमारे संविधान में कुछ कुछ कमियां हैं, उन कमियों को सुधारना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि अंबेडकर साहब ने कहा था कि जो संविधान को गलत बताएगा वो व्यक्ति गलत है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं संविधान में सुधार की बात कर सकता हूं, गलत की बात नहीं कर सकता। समझ गए? तो आप कहेंगे शांत रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार जो है वो कहां से होगा? वो भैया अनुच्छेद 19(1)(a) में दिया हुआ है। किस में दिया? अनुच्छेद 19(1)(a) में। इंटरनेट का प्रयोग ये भी किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 19(1)(a) में दिया है। अनुच्छेद 19(1)(a) में इंटरनेट का प्रयोग दिया है, यानी कि अनुच्छेद 19(1)(a) में ये भैया 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे दी। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दे दी? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। जॉन जॉय, बेटा इतनी तेज घूसा मारूंगा ना खींच के शैतानी कर रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर आपने लिख लिया होगा, यहां पर सारी चीजें आप सभी लोगों ने लिख ली होंगी, आई होप। चलिए आगे बात करते हैं, यहां तक आपने लिख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा यही तो हम पढ़ रहे थे, यही तो हमने पढ़ा था क्या? कुछ और पढ़ा दिया? नहीं, यही तो पढ़ा। अच्छा ये अलग स्लाइड है, ये अलग स्लाइड है क्या? चलिए इसको हटा ही देते हैं। चलिए अब अनुच्छेद 19(1)(b) आता है। कौन सा आता है जी? आप कहेंगे सर अनुच्छेद, यहां पर आप कहेंगे सर अनुच्छेद 19(1)(b). अनुच्छेद 19(1)(b) में क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि शांति पूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल्ली विदाउट आर्म्स। ठीक है, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग यहां पर बात करेंगे। चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं कि फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल्ली विदाउट आर्म्स, कि बिना हथियारों के आप धरना दे सकते हैं, आप निशस्त्र सम्मेलन कर सकते हैं। देखा नहीं कि आए दिन जो है लोग सड़कों पर बैठ जाते हैं? गलत है, धरना देना है, संविधान अधिकार देता है धरना देने का। अनुच्छेद 19(1)(b) में मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं धरना दे सकता हूं, लेकिन ऐसे स्थान पर जहां पर किसी आम नागरिक को नुकसान ना हो। अब मान लीजिए मैं धरना दे रहा हूं, मैंने रोड कैप्चर कर लिए, मैंने रोड कैप्चर कर लिए। अब रोड कैप्चर करने से रोड बंद हुआ, हो सकता है उसमें कोई ऑफिस जा रहा होगा, कोई इमरजेंसी में होगा, किसी की एम्बुलेंस रास्ते में जाम में फंसी होगी, किसी की डिलीवरी होगी। जैसे आए दिन अभी पीछे जो धरना हुआ था, जो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, हालांकि मैं गलत और सही के बारे में बता रहा हूं। जो विरोध चल रहे थे, किसान आंदोलन चल रहे थे, उसमें क्या हुआ था, ये जो गाजियाबाद वाला रूट है, यहाँ पर 2 एम्बुलेंस फंसी हुई थी, जिसमें एक को हार्ट अटैक था और एक की डिलीवरी होनी थी। ठीक है, तो जाम भयंकर लगा हुआ था। अब वो एम्बुलेंस बीच में फंसी, ना तो वो आगे जा पाई ना वो पीछे जा पाई। हुआ ये कि जिसको हार्ट अटैक आया था वो भी ऑन स्पॉट एम्बुलेंस में ही खत्म हुआ, जिसकी डिलीवरी होनी थी वो महिला भी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई, ऑन स्पॉट महिला भी और उसका होने वाला बच्चा भी ऑन स्पॉट खत्म हो गए। ठीक है, तो वो जब 3 मौत एक साथ हुई जाम के वजह से, प्रशासन सख्त हुआ, उन्होंने जाम खाली करा दिया। ठीक है, तो वो जाम हुआ, वो गलत तरीके से जाम ही तो लगाया गया था, वो गलत तरीके से जाम लगाया गया था। इसका अधिकार संविधान नहीं देता हमें। अधिकार क्या कहता है? 19(1)(b) कहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता करना। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 19(1)(c) क्या कहता है? आप कहेंगे सर सभा, संघ, एक सहकारी समितियां बनाना। आप कहेंगे सर फ्रीडम टू मेक एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम 43C में भी पढ़ेंगे आगे चलकर, 43B में। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि आप अपनी एक सभा बना सकते हैं, आप अपना एक संगठन, एक पार्टी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आम आदमी पार्टी जो है, ये केजरीवाल साहब आए थे कि भाई हम करप्शन के विरोध में रहेंगे दिल्ली में।
हमारी मांगे पूरी करो। जब इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इन्होंने कहा कि हम एक राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं। तो ये राजनीतिक पार्टी बनाने का जो अधिकार था वो 19 में मिला था। इन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई, जिस मुद्दे को लेकर आए थे उसी मुद्दे में घिर गए, है ना, उसी मुद्दे को लेकर जेल में भी चले गए। तो ये जो अधिकार मिलते हैं कि आप अपनी पार्टियां बना सकते हैं, राजनीतिक पार्टियां बना सकते हैं, तो ये सारी चीजें यहां पर होंगी। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 19(1)D में क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत में कहीं भी आप आ जा सकते हैं। ठीक है, 19(1)E ये कहता है कि निवास या बसने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं, भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। नहीं, 470 अनुच्छेद थोड़ी कराऊंगा, सेलेक्टेड कराऊंगा, सेलेक्टेड कराऊंगा। ठीक है जी, चलिए हमने पढ़ लिया कि सर अनुच्छेद 19(1)B में है सभा, शांतिपूर्वक निशस्त्र सम्मेलन, है ना, और 19(1)C में सभा बनाना, संघ बनाना, सहकारी समितियां बनाना, ये अनुच्छेद 19(1)C में है। 19(1)D कहता है कि भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। 19(1)E कहता है भारत में बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी बस सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरी एक बहन कह रही है सर हमें तो नहीं है स्वतंत्रता कहीं भी घूमने की। बेटा मैं वैसे बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आजकल का ना माहौल इतना ख़राब है, पता है, माँ बाप डरते हैं, माँ बाप डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे पर या मेरी बेटी पर कोई ऐसे आरोप लगा दे जिससे हमारी जो पगड़ी है, माँ बाप की सबसे बड़ी पगड़ी उसकी औलाद है, कि वो पगड़ी दूसरों के सामने झुके नहीं। तो ये डर रहता है, ये डर रहता है माँ बाप को, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी कहीं बाहर चली जाए और गली मोहल्ले के लोग ये कहने लग जाए अरे ये तो घूमती रहती है, ये तो उसके साथ घूम रही थी, ये तो उसके साथ घूम रहा था। तो इस प्रकार के जब लांछन लगने लगते हैं, जब ये बातें बातें समाज में आती हैं तो माँ बाप को बड़ा डर लगता है। तो माँ बाप इसलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बाकी वो आप पर प्रतिबंध नहीं लगाते, वो आप पर प्रतिबंध नहीं लगाते, वो आप पर रोक नहीं लगाते। वो माँ बाप की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमारी बच्ची पर कोई कोई भी दाग लगाया जाए। आपने देखा होगा एक लड़का जो बहुत तैयारी करता है, जो बहुत मेहनत करता है, आपने ये सारी चीजें देखना, जब लड़का एक बहुत तैयारी कर रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, जब सिलेक्शन नहीं हो पाता है, मेहनत तो की लेकिन नसीब में शायद नहीं था, तो भैया क्या हुआ, गांव के पड़ोस के मोहल्ले कहते हैं अरे कहाँ पढ़ता था, मैंने देखा सिगरेट के खोखे पर खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा, भले ही वो लड़का कभी भी सिगरेट ना पीता हो। अरे मैंने देखा उसके दारू के ठेके पे खड़ा हुआ था, उस लड़के ने कभी जीवन में दारू को छुआ भी नहीं था, छुआ भी नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, फिर भी बोल दिया जाता है कि अरे दारू सिगरेट सब पीवे, अरे दिखावा करे, पढ़ाई नहीं पढ़ता तो क्या 6-7 साल में सिलेक्शन नहीं होता। अब कौन समझाए कि लड़के ने मेहनत तो बहुत की। अब उसी केस में कोई ऐसा लड़का जो बाय लक उसका सिलेक्शन हो जाए, ना तो वो पढ़ा ना कुछ, बहुत सारे होते हैं, बाय लक उसका सिलेक्शन हुआ, तो दुनिया क्या कही, अरे बहुत पढ़ता था, मेहनती लड़का था, रात रात भर पढ़ता था, दिन में घूमता था, रात रात भर पढ़ता था, बड़ा मेहनत करी है जी उस लड़के ने, और उसने कभी रात में किताब ना खोली हूँ, कभी किताब ना खोली हूँ। ठीक है, ये होता है बच्चे, ये होता है। ठीक है, अगर आप सफल हैं तो दुनिया आपको सलाम करेगी, अगर आप सफल नहीं हैं तो दुनिया आपको ताने ही मारेगी, चाहे भले ही आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, आपको कितनी भी नॉलेज है, सब धरी की धरी रह जाएगी। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके प्रति सबका सम्मान बढ़ जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद जो आपको ताने मारते ना, वही कहेंगे अरे हमें तो पता था लड़का कामयाब होगा, हमें तो जानकारी ही, हम तो जानते थे इसको, ये तो बहुत पढ़ने में तेज है। उनके ओपिनियन एकदम से बदल जाते हैं। तो प्लीज आप मेहनत करें, मेहनत करें, सिलेक्शन तो आपका हो ही जाएगा। चलिए ये हमने पढ़ लिए। आगे हम बात कर रहे थे, 19(1)G की। अब आप कहोगे सर, अब आप कहोगे 19(1)F कहाँ गया, 19(1)F कहाँ गया।
19(1)(f) कौन बताएगा कि मैंने यहां पर ई के बाद डायरेक्ट जी ले लिया, मैंने एफ नहीं कराया। क्या मैं भूल गया उस एफ को? कौन भैया बताएगा, बताइए। प्रमोद जी, वो घर वाले ताने नहीं है, आप उन्हें ये समझो कि वो आपको ऊपर बढ़ाने के लिए पीछे से आपको धक्का दे रहे हैं। वो ताने नहीं है, घर वालों की बातों को ताना मत माना करो, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि अनुच्छेद 31 और 19(1)(f) जो संपत्ति का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। आप कहेंगे सर किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता। अब मान लीजिए कि मैं अपना जीवन यापन करने के लिए मैं व्यापार कर सकता हूं संवैधानिक दायरे में। ऐसा नहीं कि मैंने दारू बेचना स्टार्ट कर दिया, अफीम बेचना स्टार्ट कर दिया, स्मगलिंग करना स्टार्ट कर दिया कि भैया तो मुझे अधिकार मिला, नहीं। संवैधानिक दायरे में मैं भैया अपना होटल खोल सकता हूं, मैं ठेला लगा सकता हूं, मैं मजदूरी कर सकता हूं, मैं नौकरी कर सकता हूं, जिससे मेरा जीवन यापन चल पाए। तो अनुच्छेद 19(1)(g) में फ्रीडम टू एनी प्रोफेशन ऑफ ट्रेड, ठीक है जी। चलिए अनुच्छेद 20 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 20 कहता है कि दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण का क्या मतलब है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि इसके 3 खंड पढ़ने पड़ेंगे। अनुच्छेद 20 खंड 1 क्या कहता है? 20 खंड 1 कहता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब है? आप कहेंगे सर इसका मतलब है कि जब तक जो काम आपने किया वो कल तक अपराध नहीं था और वो आगे चलकर अपराध बन जाए, तो जो कल किया गया काम है उसके लिए आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। जैसे एक मैं आपको गैंगरेप के बारे में बता रहा हूं। एक हमारी बहन थी, निर्भया गैंगरेप आपने सुना होगा। कुछ राक्षस जल्लाद थे, कुछ कुत्ते थे जो कि हमारी बहन के साथ दरिंदगी करते हैं। दिल्ली मेहरौली में जो गैंगरेप हुआ था उसमें एक राक्षस, एक कुत्ता कह सकते हैं, कुत्ते से भी बदतर कोई अगर नाम होता होगा तो वो हम कह सकते हैं। उस राक्षस में एक लड़का था जो 18 साल से कम था, 18 साल से कम था। तो 4 लोगों को आई थिंक फांसी की सजा हुई और 5 लोग थे वो, उनमें एक राक्षस था, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा उसका, वो 17 साल 6 महीने का था, मतलब 18 साल से कम था। जब वो 18 साल से कम था तो उसे मात्र 3 साल की सजा हुई। और अपराध कैसा था? जघन्य अपराध था, रेयरेस्ट केस था, ऐसा केस जिसकी माफी मिल ही नहीं सकती। रेयरेस्ट केस या जघन्य अपराध का मतलब है सिर्फ फांसी, सिर्फ और सिर्फ फांसी। उसमें सजा जो है फांसी है, उसमें माफी मिल ही नहीं सकती। तो उसमें क्या किया गया भैया, उस राक्षस को जो 18 साल से कम था उसे फांसी नहीं हुई, उसे बाल सुधार गृह में डाल दिया गया, मात्र 3 साल की उसे सजा हुई। क्योंकि जो नाबालिग होते हैं उन्हें मात्र 3 साल की सजा होती है, उससे ऊपर सजा नहीं दी जाती। जब भैया लोग जो है जंतर मंतर पर धरना देने लग गए, हर जगह धरना देने लग गए, तो भारत सरकार ने एक कानून बनाया। और वो कानून ये बनाया कि यदि कोई ऐसी घटना होती है जिसमें कोई नाबालिग लड़का जो 16 साल से ऊपर है, और वो ऐसे केस में संदिग्ध या ऐसे केस में दोषी पाया जाता है जो जघन्य अपराध माने जाते हैं, रेयरेस्ट केस माने जाते हैं, उनमें उस 16 साल के लड़के को भी फांसी दी जाएगी। तो ये तो अच्छा कानून हुआ। अब क्या, जो निर्भया गैंगरेप में जो नाबालिग लड़का था, नाबालिग राक्षस था, 18 साल से कम था, क्या उसे फांसी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कानून बाद में बना। अगर अब कोई 16 साल का लड़का ऐसा जघन्य अपराध करता है तो उसे फांसी होगी, उसे नाबालिग नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है, उसे फांसी दी जाएगी। तो यही कहता है कि जब तक काम किया गया है, मान लीजिए कल मैंने अमित जी को कुछ बोल दिया, कल तक वो अपराध नहीं था, और आज मैं अमित को कुछ बोल देता हूं और आज वो अपराध है, तो मुझे सजा होगी। लेकिन कल मैंने बोला था तो मुझे सजा नहीं होगी, क्योंकि कल जो काम था वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता था, वो आज अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है।
अनुच्छेद 20 खंड 2 क्या कहता है? 20 खंड 2 कहता है दोहरे दंड से संरक्षण, कंजर्वेशन फॉर डुअल पनिशमेंट, यानी कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई अपराध एक किया सजा 2 बार मिले, नहीं। मान लीजिए मैंने अमित जी का मर्डर कर दिया और मैं जेल में चला गया, मैंने 10 साल की जेल काट ली और मुझे झूठा फंसाया गया। अमित जी तो मजे से घूम रहे हैं, इनका मर्डर ही नहीं हुआ था, जांच हो गई, सब कुछ हो गया और मैं दोषी पाया गया। आजकल तो यही होता है, अगर मैं दोषी पाया गया, मुझे अमित जी कहीं दोबारा जिंदा दिख गए, मैं इन्हें मार दूं, मुझे सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनके मर्डर केस में मैं ऑलरेडी सजा काट चुका हूं। ठीक है, मुझे झूठा फंसाया गया था, मैंने मर्डर थोड़ी किया था, ये तो छिपे हुए थे, इनके घर वालों ने जबरदस्ती मुझे फंसा दिया। अगर मैं इनका दोबारा मर्डर कर दूं तो मुझे सजा नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर हम बात करते हैं कि सर यहां पर लिखा दोहरे दंड से संरक्षण, एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। अनुच्छेद 20 खंड 3 बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा है स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कंजर्वेशन बीइंग विटनेस अगेंस्ट ऑन, मुझे मेरे ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब जैसे आपने देखा हुआ पुलिस वाले जबरदस्ती कहते हैं कबूल कर चोरी तूने की है, कबूल कर चोरी तूने की है, कबूल कर मारपीट तूने की है। आप जो है थाने में तो कह दें जी हाँ मैंने की है, आप बस ये देख लें कहीं वीडियोग्राफी तो नहीं हो रही, और आप कोर्ट में जाकर कह दें कि जी पुलिस वालों ने बड़ा ही मारा, मुझे बहुत मारा, मार पीट कर मेरा बयान लिया है और जबरदस्ती मुझसे कबूल करवाया, कबूल कर कि गुनाह तूने किया है। मैं क्या करता, मैं डर के वजह से मैंने कबूल कर लिया। अब जज साहब जो है पुलिस वालों की बैंड बजा देंगे सरेआम, क्योंकि कोर्ट में पुलिस का बयान स्वीकार ही नहीं होता। कोर्ट में पुलिस अपना बयान भैया एज ए विटनेस या गवाही के रूप में दे ही नहीं सकती, चाहे वहां 50 सिपाही खड़े हों। ठीक है, 50 सिपाही खड़े हों, आप वहां पे कह दो जी हाँ जी मैंने किया है, और आप कोर्ट चले जाओ और कोर्ट में कह दो जी पुलिस वालों ने जानबूझकर डरा धमकाकर मेरा बयान लिया है, तो पुलिस वाले सस्पेंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। मोहित जी कह रहे हैं कि सर झूठा फंसा दिया और फिर पता चला कि झूठी सजा मिली थी, फिर क्या होगा? फिर हर्जाना देगा, कोर्ट हर्जाना दिलवाएगा, कोर्ट हर्जाना दिलवाएगा। एक लड़का था मोइदांग करके, जो कि असम का रहने वाला था, मोरांग करके, वो 20 साल उसने जेल में काटे, 20 साल। 18 साल का लड़का था और 18 साल के लड़के से किसी के चोट लग गई कुएं से पानी भरते समय, मणिपुर की बात कर रहा हूं, हाल फिलहाल की, अभी वो केस भी आया था। तो उसमें एक के जो है चोट लग गई सिर में चोट लग गई, वो कोमा में चला गया जिसके चोट लगी। अब वो कोमा में रहा 2-3 साल, सजा दे दी जज साहब ने कि भाई ये जो है 20 साल उम्र कैद की सजा है, क्योंकि उन्होंने जो है हत्या का प्रयास किया है। ठीक है, 20 साल की उम्र कैद हो गई। एक एनजीओ के थ्रू ये मामला खुला, एनजीओ जेल में गया। जब एनजीओ जेल में जाते हैं तो उन्होंने पूछा भाई तुम क्यों यहाँ पर हो इतने दिन से? तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे केस हुआ था, जबकि वो अपने आप ही गिरा था। जब जांच हुई बाद में उससे पूछा गया कि तुम कैसे गिरे थे? बोले मैं तो अपने आप ही गिर गया था, मेरी चोट लग गई थी। उसकी पैरवी किसी ने नहीं की 20 सालों तक। अब वो गया कोर्ट में कहा जी आपने मेरी जीवन बर्बाद कर दिया, मेरी जवानी जेल में कट गई, अब आप एक काम करो, मुझे 10 करोड़ रुपए का 10 करोड़ रुपए मेरा जीवन यापन भत्ता दो। शायद 5 करोड़ रुपए उसे दिए गए ताकि उसका जो है जो उसका जीवन बर्बाद हुआ है वो अपने जीवन को अब सही से चला पाए। ठीक है, तो यहां पर स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आगे बात आती है, आप कहेंगे सर यहां पर हम बात करेंगे कि सर प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता, प्राण, इसको हम कल पढ़ेंगे, यहां से हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, हालांकि ये मैं आज पूरी पीडीएफ दे देता हूं, पूरी पीडीएफ आज डाल दूंगा, भाई कट मत करना। ठीक है, कट मत करना, पूरी पीडीएफ दे देना आज, ताकि ये बच्चे लिख लें, बाकी जब मैं पढ़ाऊं तो ये केवल समझें, ये केवल उस चीज को समझें। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है भैया, अच्छा क्लास कैसी लगी बताओ जरा, समझ में आया आपको सब कुछ? चलिए तो फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।